हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस। साथियों, यूट्यूब के इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो साथियों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के एग्ज़ाम के लिए टॉप इम्पोर्टेंट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को कवर करेंगे, जिसमें आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी और अन्य जो भी आपके लोक नृत्य से या दिवस से क्वेश्चन आते हैं, सभी को कवर किया गया है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो दाएं से बाएं ओर लिखी जाने वाली लिपि कौन थी साथियों? तो इस विकल्प में जो आपका सी विकल्प है यानी कि खरोष्ठी लिपि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो खरोष्ठी लिपि है प्राचीन काल में ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप सही करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे साथियों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का जो साक्ष्य है कहाँ से मिला है। टाइमिंग की बात कर लेंगे तो 11 बजे सुबह में ये क्लास आपको दी जा रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सेट नंबर ये आपका 15वां है। इससे पहले 14 सेट आपको दिए गए हैं, प्ले लिस्ट बना जाके देख सकते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं ये मिले आपके कालीबंगा से, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं ये आपके कालीबंगा से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे कि ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो साथियों, ऋग्वैदिक आर्यों की बात कर लेंगे तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ठीक है, क्या था? पशुपालन। और जो देखिए क्वेश्चन में आपके आता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। तो बौद्ध शिक्षा के केंद्र की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र था बौद्ध वाले समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था। गुजरात विजय के बारे में बात करेंगे। देखिए एक अभियान चलाया था अकबर ने। अकबर की बात करेंगे तो ये मुगल वंश से संबंधित है। मुगल वंश का सबसे समझ लीजिए कि बढ़िया शासक में से एक था। तो गुजरात विजय के अभियान के बाद इसने जब वापसी की वहाँ से, तो इस गुजरात विजय की याद में इसने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा दरवाज़ा भी है। तो गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब पॉलिटी से क्वेश्चन को कवर करेंगे कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया। तो साथियों, मार्ले मिंटो सुधार बिल की अगर हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे तो इस बिल को पारित किया गया 1909 में। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की। भारत की जो संविधान सभा थी जिसके अनुसार आपका संविधान बनाया गया था, तो किसके अनुसार गठित की गई थी? तो ये आपका जो कैबिनेट मिशन योजना है इसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा गठित की गई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साथियों कि भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई, यानी भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया है। सीधा सीधा वो क्वेश्चन है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। देखिए जो प्रस्तावना है इसे हम भारतीय संविधान का आत्मा के नाम से जानते हैं। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक से क्वेश्चन एक कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है साथियों, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे। और धन विधेयक भारतीय संविधान के आर्टिकल 110 में यानी अनुच्छेद 110 में ये परिभाषित किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक है साथियों, देखिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है। तो समान नागरिक संहिता, ठीक है, समान नागरिक संहिता की बात कर लेंगे तो ये आपके आर्टिकल पूछा है ना, ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। तो अभी पिछली बार एसएससी जीडी के एग्जाम में भी पूछा था ये समान नागरिक संहिता से संबंधित आर्टिकल। तो ये आर्टिकल हो जाएगा 44 यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 44। अब इकोनॉमी से क्वेश्चन को कवर करेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। देखिए सिंपल से बात है, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन कवर करेंगे, तो पहले इजी रहेगा उसके बाद मॉडरेट करते जाएंगे।
ठीक है, उसके बाद हार्ड लेवल आ जाएगा आपके सामने। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, तो सभी लोग जानते हैं ये अर्थव्यवस्था भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पे आप सी को सही करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है। तो जो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास होता है ये वहाँ के प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार के माध्यम से विकास पर निर्भर करता है। यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन होगा उपयुक्त सभी। देखिए भाई, किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ के प्राकृतिक साधन, पूंजी निर्माण और बाजार के आकार से इसके आकार पर निर्भर करता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है कि निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय, देखिए गोवा में क्या है कि गोवा बहुत ही महंगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय है सबसे अधिक भी है और छोटा सा राज्य है, सबसे बड़ी बात यह है, तो इसलिए यहाँ का जो प्रति व्यक्ति आय है इन विकल्पों में से देखेंगे तो सर्वाधिक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित। देखिए ये क्वेश्चन आपके छाया हुआ है, कई सारे एग्जामों में मैंने देखा है, पूछा है, एसएससी जीडी, एसएससी छोड़ दीजिए, एसएससी छोड़ देंगे तो पुलिस वुलिस का जो भी एग्जाम है इनमें सब ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो हिंदू दर वृद्धि किससे संबंधित है, तो कई लोग धर्म से संबंधित देखेंगे, लेकिन नहीं, ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। बी ऑप्शन यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए किया जाता है। तो वित्त आयोग की बात करेंगे तो इसका गठन 5 वर्ष के अवधि के लिए किया जाता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से तो गुजरती ही है, लेकिन देश भी है, तो देश में यहाँ पे आप सीधा सीधा देखेंगे नेपाल, क्योंकि नेपाल कहाँ है, सीधा यहाँ पे है, और कर्क रेखा इधर से जाती है। ठीक, तो चीन से भी जाती है, बांग्लादेश से भी जाती है, म्यांमार से भी जाती है, लेकिन नेपाल से नहीं जाती है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें। मृत्यु ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो किलिमंजारो ज्वालामुखी जब भी आपसे पूछे तो कहाँ बताएंगे, तो ये आपके तंजानिया में स्थित है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अमृत ज्वालामुखी किलिमंजारो आपके तंजानिया देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित देशों में से ऊन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है। तो देखिए इन विकल्पों में देखेंगे तो ऊन का सबसे बड़ा यानी सर्वाधिक, भेड़ भी देखेंगे तो कहाँ पाई जाती है, और जहाँ भेड़ पाई जाएगी वहाँ ऊन का भी ज़्यादा ही उत्पादन किया जाएगा। तो जो ऑस्ट्रेलिया देश है यहाँ पे विश्व में सर्वाधिक सबसे अधिक भेड़ें पाई जाती हैं, और इसलिए जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है ऊन का, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है। तो साथियों अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य जब आप पता करेंगे तो ये जो आपका मालवा का पठार है ये स्थित है, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं। इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा, और खासकर ये आपके जीडी के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को किससे अलग करती हैं, तो ये आपके म्यांमार से, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि जो पटकाई की पहाड़ियाँ हैं ये भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। नेक्स्ट है कि महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है। तो ये नाव वाला, तैरने वाला जो नियम दिया गया था फ्लोटिंग वाला, ठीक है, उसका जो सिद्धांत है ये आर्किमिडीज ने दिया था, और ये आपके ग्रीस देश से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे कि पास्कल इकाई है। तो पास्कल किसकी इकाई है साथियों, तो ये हो जाएगा आपकी पास्कल की अगर जो हम बात कर लेंगे तो दाब का हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि पास्कल इकाई है किसकी, तो दाब की। रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है। तो रेडियोधर्मिता की यूनिट के बारे में बात कर लेंगे। तो इसकी खोज क्यूरी के द्वारा, मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था, तो इसलिए इसका जो यूनिट है यानी इकाई है वो आपका क्यूरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, क्यूरी। रेडियोधर्मिता की जो यूनिट है क्या हो जाएगी, क्यूरी हो जाएगी। नेक्स्ट है लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है साथियों। तो लाल सागर का जो लाल रंग है ये शैवाल, जो लाल शैवाल हैं इनकी उपस्थिति के कारण होता है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। रेड ब्लड कार्पोसेल्स होता है आरबीसी, तो आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है किसको, प्लीहा को। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध आपका किससे हो जाएगा। तो साथियों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की अगर जो हम बात करेंगे तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल का हो जाएगा, और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भी है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि आपके गुजरात में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये प्रतिमा है। नेक्स्ट है लीला सैमसंग का जो संबंध है किस शास्त्रीय नृत्य शैली से हो जाएगा। तो इनका संबंध हो जाएगा आपके भरतनाट्यम से, यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है साथियों, जटाजटिन कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा? तो जटाजटिन की बात करेंगे तो ये आपके बिहार राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गूगली शब्द किस खेल से संबंधित हो जाएगा साथियों? तो गूगली आपके क्रिकेट से हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि गूगली शब्द का संबंध होगा आपके क्रिकेट खेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है साथियों? तो ये मनाया जाता है आपके 16 सितंबर को। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा कि ओजोन परत संरक्षण दिवस आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है।